चल रही है। यहाँ पर इस तरह से आग लगी और आग लगने के बाद जिस तरह से इसे बुझाने की कार्रवाई की गई और यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात किया गया और इस मकान में लोग फंसे हुए थे, यहाँ से एक एक करके सबको निकाला गया। ये क्विक रिस्पांस की टीम में मात्र 15 मिनट में कैसे कोई घायल होता है उसे निकाल लिया जाए, कैसे आग लगती है उसे बुझा दिया जाए और इस मकान से घायलों को निकालकर कैसे प्राथमिक उपचार करना है, ये सब देखिए। ये जो घायल हुए हैं उन्हें एक एक करके लाया गया था और यहाँ पर प्राथमिक उपचार करके उन्हें एम्बुलेंस में रखा गया है। तंग गलियों से निकाल कर कैसे घर में जा जाके सिविल डिफेंस की टीम लेके आएगी और निकाल कर इन्हें अगर कोई परिस्थिति होती है तो बचा कर ले जाएगी। कैसे अगर कोई मिसाइल शहर में गिरता है तो कितने तेज रिस्पांस के साथ आग को बुझाना है। यहाँ पर यह दिखाया गया कि बाइक एम्बुलेंस और बाइक फायर ब्रिगेड का यूज किया गया कि गलियों में जाकर अगर कोई मिसाइल अटैक होता है तो कैसे उसको तुरंत काबू में किया जाए, कैसे बुझाया जाए। ये फायर ब्रिगेड की टीम थी और एम्बुलेंस की, और कैसे पुलिस फोर्स तुरंत तैनात क्विक रिस्पांस करते हुए मौके पर आ जाए। 15 मिनट में एक कोऑर्डिनेटेड फोर्स कैसे काम कर सकती है ये दिखाया गया यहाँ पर जैसलमेर में। जिस तरह से यहाँ पर किले के नीचे ऐतिहासिक किला है ये, और जैसलमेर बॉर्डर है, जानते हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर 65 और 71 में भी यहाँ पर यह भीषण संघर्ष रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इस तरह से मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल में आग लगने पर ये देखिए कैसे पाउडर से इसको बुझाया गया था और बुझाने के बाद ये फायर ब्रिगेड की टीम है, देखिए जो आग बची रह गई है उसे कैसे बुझाना है ये भी यहाँ पर, क्योंकि जो आग घर में लग गई थी उसको बुझाने जाने के बाद ये जो सड़क पर आग लगी थी उसे बुझाने की भी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा का पूरा मैंने सिस्टम देखा कि कैसे 15 मिनट में पूरी कोऑर्डिनेटेड टीम, भारत की सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, ये सारे के सारे 15 मिनट के अंदर कैसे क्विक रिस्पांस करते हैं ये जैसलमेर में किले के नीचे यहाँ पर दिखाया गया, जहाँ पर आग लगने के बाद तेजी से बुझाते हुए, घायलों को निकालते हुए, प्राथमिक उपचार करते हुए, और जो क्विक रिस्पांस टीम है, वज्रवाहन है, वो मौके पर कैसे पहुंचे, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि देखिए जैसलमेर बहुत महत्वपूर्ण जगह है। 65-71 की लड़ाई में आपको याद होगा कि लोंगेवाला का बैटल सब यहाँ जानते हैं किस तरह से गांव को वहां से खाली करना पड़ा था। आज भी लोंगेवाला में कोई गाँव है नहीं है। जी तो मॉक ड्रिल इस समय चल रही है और लोंगेवाला की उस लड़ाई के बारे में बॉर्डर पिक्चर ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी जानकारी है। सुशांत, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी राजधानी दिल्ली में की जा रही है? कैटेगरी ए, बी और सी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, राजधानी दिल्ली एक बड़े हमले की जद में आ सकता है अगर पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों से और आगे बढ़े, अगर ऐसी परिस्थिति में। सुशांत, अब देखिए गौरव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। दिल्ली का ये सेंट्रल पॉइंट है, नई दिल्ली इलाका। अगर यहाँ पर किसी प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है और उसमें किस तरीके से क्विक एक्शन जो है वो किया जाए, ये तमाम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जितने भी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें अगर लोग फंसते हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उनको किस तरीके से यहाँ से बिल्डिंगों से बाहर निकाल करके तुरंत पास के किसी और सेंटर पर ले जाया जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कैसे उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगी, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। तमाम जो लोग अगर आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि हाउसिंग सोसाइटी में जब इस तरीके से हमला हो तो लोगों को जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर लाया जाए और उसके बाद क्विक एक्शन के जरिए उनको दूसरे सेफ स्थानों पर लेके जाया जाए। अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो किस तरीके से फायर की टीम जो है वो काम करेगी, तमाम जिला के जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, तमाम जो एजेंसी है वो किस तरीके से काम करेंगी, इसकी पूरी ड्रिल जो है वो फिलहाल की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक शख्स इसमें दिखाया जा रहा है। आपको ये भी दिखाऊंगा कि ड्रोन के जरिए यहाँ पर इस पूरी सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर करीबन 3200 फ्लैट्स हैं, लगभग अगर बात की जाए तो 20,000 के आसपास की आबादी है, और उसको किस तरीके से यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर लेके जाया जाए। एम्बुलेंस की आवाज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तमाम यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। आप ये शख्स देखिए किस तरीके से अनाउंसमेंट से लगातार लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। लेकिन एमाशुल साहब, क्या ऐसी परिस्थिति है कि पाकिस्तान शहरों को भी अटैक करे, सिविलियन पॉपुलेशन को भी अटैक करे, और वो भी राजधानी दिल्ली या मुंबई जो बड़े मेट्रो शहर है? जैसे पाकिस्तान की जैसी हरकतें रही हैं, जिस तरह का आतंकवाद का उसका हमेशा सहारा रहा है और वही उसका मेन अस्त्र रहा है, तो ये सोचना कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा,
हम लोगों की सतर्कता में चूक होगी। इसलिए हमें उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। लेकिन गौरव, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसका एक जो डिसेप्शन एलिमेंट था जो हमने को पैनलिस्ट ने अभी बात की थी, दूसरा एलिमेंट ये भी है कि हमारे सारे नागरिकों को सचेत करता है, सतर्क करता है, उनको जोड़ता है। किसी देश की शक्ति वहाँ के नागरिकों से, वहाँ के सिटीजन से होती है। अगर सबके सब आपको सीधे समय हम लिए चलते हैं अमृतसर, क्योंकि अमृतसर को पाकिस्तानी 71 की लड़ाई में निशाना भी बना चुके हैं, 65 की लड़ाई में भी ये सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं पंजाब के, वो बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं। और असीम, जिस तरह की तैयारियां इस समय चल रही हैं अमृतसर में और पूरे आसपास के इलाके में, खासतौर पर तब जब मुरीदके को निशाना बनाया जा चुका है और बहावलपुर को निशाना बनाया जा चुका है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का अंदेशा इस समय? जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि आज इंडिया ने एक बड़ा स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर और इस वक्त हम अमृतसर में हैं जो पंजाब है और पाकिस्तानी पंजाब के जो एरियाज हैं उनको अटैक किया गया। तो तैयारी पूरी है, जिस तरह पूरा देश है। आपने देखा कि अभी मॉक ड्रिल खत्म हुई है यहाँ पर, जहाँ पे लगातार एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी। आर्मी के लोग थे, होमगार्ड्स के लोग थे, एनसीसी के लोग थे, इन सभी ने एक मॉक ड्रिल्स की। और आप देख सकते हैं पीछे जो है एम्बुलेंसेज की लाइन जो है वो लगी हुई, पूरा इवैक्यूएशन एक प्लान बनाया गया। अभी लोग इंजर्ड हुए, ब्लास्ट किया गया, इंजर्ड को उठाया गया। और जहां तक कि अमृतसर की बात है तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज रात को भी यहाँ पर 10:30 से लेकर 11 बजे तक ब्लैकआउट होगा। और अमृतसर क्योंकि बॉर्डर पे है और पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तो ये प्रिपेयर्डनेस कितनी स्मूथ है, ये सारी चीजें जो है सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी सब जो है वो चेक कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अमृतसर पे जो एयरपोर्ट है उसको भी 10 तारीख के लिए तक बंद कर दिया गया है। और अटारी बॉर्डर पे जो रिट्रीट सेरेमनी रोज होती थी वो सिक्योरिटी रीजन से उसको भी आज सस्पेंड कर दिया गया है। और करतारपुर कॉरिडोर से जो पिलग्रिम जाते थे माथा टेकने पाकिस्तान, उनको भी आज रोका गया है। सो हाइटन टेंशन है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण ये सारे जो है स्टेप्स लिए गए हैं। और ये जो ड्रिल है हुई है अब, और रात को भी ब्लैकआउट अमृतसर में होगा 10:30 से 11 बजे तक। जी हाँ, ये जो ब्लैकआउट की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मान के चला जाए कि पाकिस्तान की तरफ से जो एक वार होगा वो आज रात हो सकता है? दिल्ली के खान मार्केट इलाके में भी हम आपको लिए चलते हैं। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के बेहद करीब खान मार्केट का इलाका। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, किस तरह की तैयारियां खान मार्केट के इलाके में इस समय चल रही हैं? और फायर ऑपरेशन वाले लोग नजर आएंगे, इनके साथ साथ हम भी इस समय भाग रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ड्रिल है पूरा खान मार्केट, देखिए सबसे पॉश इलाका माना जाता है खान मार्केट। और ड्रिल के अंदर जब पहला सायरन बजा था तो लोगों को कहा गया था कि आप अपने अपनी दुकानों के अंदर, बंकर के अंदर घुस जाइए। वो लोग घुस चुके हैं और हम इस समय जहाँ खड़े हैं, वॉलंटियर्स जो हैं फायर ब्रिगेड वाले, वो यहाँ पे आपको सामने नजर आ चुके हैं। वो भाग के उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे रेस्क्यू करना है। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को सचेत किया जाए, सतर्क किया जाए, उन्हें बताया जाए कि वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड वाले लोग नजर आएंगे और बाकी लोग जो हैं वो इस समय दुकानों के अंदर घुसे हुए हैं। देखिए, पहला जो सायरन था उस सायरन का मतलब ये था कि आपको शेल्टर लेना है। जहाँ भी आपको जगह देखिए आप शेल्टर लीजिए। देखिए दुकानों के बाहर आपको लोग नजर आएंगे, आपको टीम यहाँ पे नजर आएगी गौरव, और ये सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को बताया जा सके कि अगर पहला सायरन बजता है आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले भाग के जो शेल्टर है, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, जहाँ भी बंकर हो, वहाँ पे आपको अंदर जाना है। थोड़ी देर के अंदर डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले लोग हैं, वो उस जगह पर पहुंचेंगे और फिर वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होगा। गौरव, बड़ी बात यह है कि भारत ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जनरल मिस्टन कि आतंक को करारा जवाब दिया जाएगा, कल्पना से परे वो जवाब होगा। जिस तरह से मुरीदके और बहावलपुर को निशाना बनाया गया है, क्या ये कल्पना से परे है? शक नहीं है, जो वहां पर डिवास्टेशन हुआ है, जो बिल्कुल बर्बादी हुई है, वो हम सब ने देखा है। और खासकर जैश-ए मोहम्मद चीफ का जो फैमिली मेंबर्स हैं, 10 लोग तो वही मारे गए हैं। वो खुद बोल रहा है कि मैं मर जाता है, उससे बेहतर होता। तो मौत से बदतर जिंदगी अब हो गई है आतंक के उस सरगना की। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी अब वसंत विहार से हमारे साथ जुड़ रही है। एक और दिल्ली का पौष इलाका। मौसमी, क्या पाकिस्तान के आतंक का यहां पर भी कुछ अंदेशा है? किस तरह की प्रिपरेशंस, किस तरह की तैयारियां मौसमी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गौरव गृह मंत्रालय ने इस तरह की 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद जो दिल्ली में ड्रिल्स हो रही हैं उसमें एक ये संतुष्टि अपार्टमेंट में जो है वसंत कुंज में ये ड्रिल चल रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं बार बार एम्बुलेंस आके घायलों को ले जा रही है, फायर ब्रिगेड का इंतजाम है, एम्बुलेंस का इंतजाम है और यहाँ पे जो सिविल डिफेंस के तमाम कर्मी हैं जो चुने गए हैं पूरे देश भर में, उनको अलग अलग जगह अलॉट किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि जो घायल, किस तरह से घायलों का आप लोग उपचार करें, अगर कोई आतंकी हमला होता है, कोई हमला होता है तो किस तरह से आप अपनी तैयारी मुस्तैदी से, घबराएं मत, पैनिक मत कीजिए और किस तरह से आप मदद मांगे, किस तरह से आप मेडिकल हेल्प मांगे, इसको लेके यहाँ पे एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। बाहर भी काफ़ी मजमा लगा हुआ है, तमाम जो स्वॉट टीम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ के पूरे कोऑर्डिनेटर हैं उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बंदोबस्त आप लोग ने किया हुआ है। अभी नहीं थोड़ी देर बाद में अभी एक्शन मोड में है जाहिर तौर पे गौरव, और यहाँ पे तमाम जो सिविलियंस हैं उनसे पूछते हैं कुछ समझ में आया आप लोग को किस तरह से तैयारी पूरी है। ये एक बहुत ही अच्छी ड्रिल है और सभी रेजिडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बहुत आभारी हैं इन सभी लोगों के, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और डीडीएमए के। और ये एक सिटीजन्स को एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि कोई भी किसी तरह का इमरजेंसी होती है, हाउ दे हैव टू रिएक्ट। How do you have to react, ma'am? कुछ learn? I think we learned a lot about what would happen after a bomb would fall, like explode. But we also want to know, like, what exactly during the blackout we have to do and how long it takes. तो दर्शकों को भी बता दें कि 4 से 8 बजे का वक्त है। ब्लैकआउट्स हो या इवैक्यूएशंस हो या कोई केमिकल इमरजेंसी हुई, कोई अटैक हुआ, तो उसमें सारी ये ट्रेनिंग आपको 4 से 8 बजे। और इस समय बड़ी खबर आ रही है, भारत ने कई देशों के राजनयिकों से बात की है। विदेशी राजनयिकों को आतंकी ठिकानों पर हमले को लेकर भारत ने जानकारी दी है। भारत ने न केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना राजनयिकों से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से, एम्बेसडर से, डिप्लोमैट से बात की है। जानकारी दी जा रही है क्यों पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह प्रहार करना बेहद महत्वपूर्ण था। और ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत ही अपने आप में एक पूरी कहानी आपको सुनाती है। बहावलपुर में आतंक के आका मौलाना मसूद अजहर का वो गढ़ और मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और ये तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, रूस के एम्बेसडर जो भारत में है, एम्बेसडर अलीपोव, उनकी ब्रीफिंग हो चुकी है और अब उस ब्रीफिंग के बाद 75 सीडी की वो गाड़ी वापस जा रही है। ब्रीफिंग के बाद तो जनरल दयाल अलग अलग एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया जा रहा है और रूस एक उसमें बहुत महत्वपूर्ण देश है। इटली एक और बेहद महत्वपूर्ण देश जिसे ब्रीफ किया जा रहा है। एम्बेसडर देखिए गौरव, एक बहुत अच्छी बात है, हालांकि ये दुख दर्द भारत का था, हम यूनिलेटरली एक्शन ले रहे हैं और मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ले रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो लेकिन भारत सबको पूरी तरह से, जैसे डेमोक्रेटिक वे में पूरी तरह से हर कंट्री को, हर डिप्लोमेट को जो मैटर करता है, जैसे रशिया हमारा दोस्त है, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जैसे इटली से हमारे बढ़ते हुए संबंध हैं, तो मैं समझता हूं यूरोपियन यूनियन को मैसेज देने के लिए एक मैसेजिंग कर रहा है कि हमने स्ट्राइक टेररिज्म के अगेंस्ट की है, टेररिज्म की जो जड़ें हैं उसके अगेंस्ट की है, टेररिज्म के जो आका हैं उनके अगेंस्ट की है, और हमने पाकिस्तान पॉपुलेशन को कोलेटरल डैमेज नहीं दिया है। ये मेरे साथ जनरल विश्वंभर, इस समय गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं विदेश मंत्रालय से। गीता, जिस तरह से भारत विदेशी राजनयिकों को ब्रीफ कर रहा है, पाकिस्तान अफवाहें फैला रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है, और भारत पूरी दुनिया के सामने तथ्य रख रहा है। किस तरह के तथ्य रखे जा रहे हैं गीता? गीता, आपका ऑडियो
एक बार हम फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जनरल साहब, किस तरह के तथ्य भारत इस समय विश्व के सामने रख रहा है? देखो, सच्चाई है, भारत असली चेहरा दिखा रहा है पाकिस्तान का, और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर करो, आतंकवादी देश करो। और यही नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हम दुआएं दे रहे हैं कि इसको ग्रे लिस्ट पे डालें, और ये इसके साथ साथ जो IMF है और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसको आप बेल आउट एक प्रकार ना दें लोन, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। अब कोई शक नहीं रखा, पूरे वर्ल्ड के सामने हमने दिखा दिया कि किस प्रकार से आतंकवाद का मुजफ्फराबाद में हो, मीरपुर में हो, कोटली में हो, या मुनीरका में हो, या भावलपुर में, पाकिस्तान का किस प्रकार से आतंकवाद का एक स्ट्रक्चर है जिसको भारत ने बर्बाद किया। बिल्कुल। और गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, क्या क्या तथ्य इस समय रखे जा रहे हैं हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत ने चीन के राजनयिक को भी सटीक जानकारी दी है। चीन को भारत ने बताया कि किन परिस्थितियों में भारत ने मुरीदके से लेकर बहावलपुर तक ये प्रहार किया है। गीता, क्या क्या जानकारी, क्योंकि चीन को पाकिस्तान का बेहद करीबी समझा जाता है, क्या जानकारी दी गई है गीता? बिल्कुल, बहुत करीब है चीन पाकिस्तान के, लेकिन देखिए गौरव, भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने खुद बात की वांग यी से, जो न केवल फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी है ऑन बॉर्डर टॉक्स, और इसीलिए अजीत डोवाल से लगातार उनकी न केवल मुलाकात होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत अब अपने ब्रीफिंग्स शुरू कर चुका है। हम पहले भी कह रहे थे कि विदेश मंत्री और विदेश सचिव के लीडरशिप में ये डिप्लोमेटिक जो मैन्यूवरिंग होगा वो होने वाला है, जहां पे अलग अलग देशों के फॉरेन जो एनवॉयज हैं भारत में, उनको बुलाया जाएगा और उनको ब्रीफ किया जाएगा। पिछले बार जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो रीजन्स और इम्पोर्टेंस वाइज आपने देखा कि ग्रुप के बैचेस में फॉरेन एनवॉयज को बुलाया गया था, और कुछ ऐसे एनवॉयज थे जिनको डॉक्टर जयशंकर ने खुद ब्रीफ किया था। यहाँ पर स्ट्रैटेजी के तहत देखिए उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को साथ बुलाया। ये क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद एक नॉन परमानेंट मेंबर है अब, और इसी मुद्दे को वो UNSC ले जा चुका है 2 दिन पहले, जहां पर उनको उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब परमानेंट मेंबर्स और 9 नॉन परमानेंट मेंबर्स, 10 में से 9, क्योंकि पाकिस्तान इज आउट ऑफ द रूम इन साउथ ब्लॉक, पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया गया गौरव। 9 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इनवाइट किया और 5 परमानेंट मेंबर्स, जिनमें चीन भी शामिल है। तो सारे एनवॉयज को ब्रीफ किया गया कि भारत ने ये एक्शन, ये 9 जगह 9 टारगेट्स को क्यों अटैक किया, किस वजह से अटैक किया, और ये बिल्कुल नॉन एस्केलेटरी था, क्योंकि ना मिलिट्री टारगेट्स ना सिविलियन टारगेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ये बस आतंकवादी जो टेरर कैंप्स थे, टेरर हेडक्वार्टर्स थे, उनको अटैक किया गया। पाकिस्तान, the ball is in Pakistan's court now। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य देशों को भारत ने विस्तृत जानकारी दी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, रशिया को और चीन को भारत ने विशेष जानकारी दी है। 10 में से 9 अस्थायी सदस्य देशों को अलग जानकारी भारत ने दी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। केवल पाकिस्तान जो 10वां अस्थायी सदस्य है उससे जानकारी नहीं दी गई। लेकिन गीता, पाकिस्तान UNSC का इस समय 2 साल के लिए अस्थायी मेंबर भले ही हो, लेकिन पाकिस्तान जब इस मुद्दे को लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल में उसने चर्चा की बात की और भारत को अलग थलग करना चाहा, पाकिस्तान पूरी तरह से फेल हो गया। सभी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। गीता, बिल्कुल, न केवल कटघरे में खड़ा किया, उनको पूछा कि ये जो फॉल्स फ्लैग एक्शन की आप बात कर रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसमें रूस के जो एनवॉय थे संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने साफ तौर से पूछा कि ये क्रॉस बॉर्डर लिंक्स की जो बात कर रहे हैं उस पर आप बात करें। तो हर एक देश ने काफ़ी कड़े, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सवाल पूछे पाकिस्तान से, और किसी ने भी इस पूरे पाकिस्तान के जो का जो ये मूव
था उसको एंडोर्स नहीं किया, जिस वजह से इस यूएनएससी मीटिंग से कोई आउटकम निकल कर नहीं आया। और अब भारत उसी को एक कदम और आगे लेकर गया है, जहां पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर स्टेट्स के राजदूतों को साउथ ब्लॉक में बुलाया। अगर आप विजुअल्स देखें, अभी वो लोग निकल ही रहे हैं। हर एक देश को बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों किया और किस वजह से अगर पाकिस्तान वापस इस एक्शन पर रिटेलिएट करता है तो वो क्यों पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। एक बात भारत और ये जीता escalatory होगा। जी, भारत बार बार एक बात साफ कर चुका है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक दुनिया के देशों को कहा कि हमें मित्र चाहिए, हमें सखा चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो हमें नसीहत दे। वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। तो अभी क्या कोई ऐसा देश है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पार्टनर नहीं प्रीचर बनकर हमको ये लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है? लेकिन